क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? पहली बात ये सुनिए कि आईएसआई का चीफ रा के साबिक चीफ से मिलकर किताब लिखता है, ये कितनी अजीब बात है। और नेपाल वगैरह में उससे मिलता है जाके, और ये कहता है, बीबीसी में भी गालिबन उन्होंने यही कहा, मगर बहरहाल इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि अगर छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक करे इंडिया तो पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए। ये अजीबोगरीब बात है, अपनी गर्दन पेश करनी चाहिए। और पाकिस्तान में वो हुकूमत कायम कैसे रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत क्या रहेगी? इसके बाद हुकूमत होगी क्या कि जो वो हमला करने के लिए आए और आपको छोटा स्ट्राइक करेंगे, फिर बड़ी करेंगे, फिर उससे बड़ी करेंगे और आप खामोश रहें? इसका क्या मतलब है? असद दुरानी साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान दिल के सारे फफोले खोल के सामने रख दिए। ये कहे कि वो हमला करें तो आप बुरा न मनाएं, यानी फौज का मोराल तबाह हो जाए जो इस वक्त अपने उरूज पे है, क्योंकि उसने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। वो तो देखिए, हमारी पॉलिसी नहीं है जंग की, तो हम कोई ज्यादा खतरा मोल नहीं ले सकते। इंटरव्यू का और ये जो जलसे कर रहे हैं बहुत असर हो रहा है। पढ़े लिखे समझदार लोग ये कहते हैं कि ये वो झक मार रहे हैं, ये बड़ा नुकसान पर तबाही आएगी इससे मुल्क में। तो अरब ममालिक से एक धमकी आई है बड़ी दिलचस्प कि हम आपका स्टॉक एक्सचेंज तबाह कर देंगे, ये तो खतरनाक हो गया अरुण साहब, दिलचस्प कहाँ हो गई, ये तो खतरनाक धमकी हो गई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया हमें अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी हैं, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना आप नहीं आ सकते। उसमें जो है इंडिया का बंद नहीं किया, इंडिया का नजर आ रहा है कि उसके अंदर सफारतकारी है, कोई वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक मामला है कि इसको कल क्राइसिस के तौर पर डील करना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तानियों को दुख इस बात का नहीं है कि उनका वीज़ा यूएई ने बैन कर दिया, उनको तो इस बात का दुख हुआ है कि हमारा बैन हुआ, भारत का क्यों नहीं। हमें तकलीफ ये है कि 7-8 मुल्कों को तो उन्होंने डीबार किया है कि उनका वीजा है, उसमें इंडिया नहीं है मगर पाकिस्तान है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को वीजे देना बंद कर दिए हैं। अरबों डॉलर्स भेजने वाले पाकिस्तानियों का रोजगार दांव पर है। वफाकी काबीना ने इतने अहम मसले पर तवज्जो ही ना दी। भारत, जापान, ब्राज़ील और ये 4 ममालिक जो हैं ये चाह रहे हैं, जर्मनी ये चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर भारत परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लेता है इस्लामिक काउंसिल में तो उसके पास वीटो की पावर होगी और फिर हमें कश्मीर को भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। हम अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो उसने दरख्वास्त दी है और बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं इस बात के कि भारत को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यकीनन भारतीय पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी उरूज पे पहुँच जाए। दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं क्या होता है वीटो का मतलब, कौन से देशों के पास है वीटो का पावर, यूएनएससी क्या है, पहली बार कब इस्तेमाल हुई वीटो पावर, किस देश ने कितनी बार वीटो का इस्तेमाल किया। तो चलो जानते हैं विस्तार से क्या होता है वीटो का मतलब। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता, मैं अनुमति देता हूँ। इसका इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन रोम में चुने हुए अधिकारियों के पास खास अधिकार होता था। इस अधिकार के जरिए वे रोमन सरकार के किसी भी फैसले को रोक सकते थे। तब से चला आ रहा है वीटो शब्द, किसी प्रस्ताव, किसी फैसले और गतिविधि को रोकने के लिए इस्तेमाल होने लगा। कौन से देशों के पास है वीटो पावर? मौजूदा समय में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। इन देशों के नाम है अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये देश परिषद में आए किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का पावर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है यूएनएससी? यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है। इस परिषद का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। यूएनएससी के स्थायी देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। स्थायी देश किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत लंबे समय से इसकी परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। भगवान उनके प्रयास को जल्द ही सफलता प्राप्त करके दे। पहली बार कब इस्तेमाल हुई वीटो पावर? एनबीटी के मुताबिक वीटो पावर 1920 में
लीग ऑफ नेशन की स्थापना के समय पहचान में आई थी। उस वक्त लीग की स्थायी और अस्थायी देशों के पास वीटो पावर थी। साल 1945 में प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था। इसके लगभग एक साल बाद 1946 में यूएसएसआर ने लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिक की वापसी के प्रस्ताव पर वीटो किया था। किस देश ने कितनी बार वीटो का इस्तेमाल किया? अब तक सबसे ज़्यादा बार रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया है। रूस ने अब तक 141 बार, अमेरिका ने 83 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 15 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। भारत के लिहाज से वीटो पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था। चीन ने इस प्रस्ताव पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिस कारण यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। आगे वीडियो में देखते हैं मोदी जी वीटो पावर के बारे में क्या बोले थे। हम पूजा पद्धति में विश्वास करते हो या न करते हो, हम ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ ये जो लड़ाई चली है, मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। हम विश्व की शांति के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसके लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए मरी, किसी दुनिया के देश में जाकर मरी। और उस समय हम सब एक थे। बांग्लादेश के भी बच्चे थे उसमें, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बलिदान दिए थे। तब विभाजन नहीं हुआ, हम सब एक थे। करीब 90,000 हमारे नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे। आज भी यूनाइटेड नेशन बड़े गर्व से कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है, उनकी डिसिप्लिन का होता है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी की परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी और मेरी सोच परफेक्टली मैच होती है। हमारे दिमाग में एक ही विषय है, विकास विकास विकास। उनके दिमाग में भी एक ही है, विकास विकास। उन्होंने कहा हम 2021 जब बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी, तब हम हमारी आर्थिक स्थिति को यहां पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए लगे हुए हैं। कल हमारे ममता जी कह रही थी कि मोदी जी, बांग्लादेश की मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं सकते। और मैंने अनुभव किया ऐसी उत्तम मेहमान नवाजी, लेकिन आखिरकार मेरे जिम्मे भी कुछ ड्यूटी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पाकिस्तान की कॉमेडी असेंबली और लड़की हलाला करने क्यों जाती है ये हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। इनकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने इस अनुचित करार देते हुए OIC को देश के आंतरिक मसलों में दखल न देने की सलाह दी है। OIC की बैठक में जम्मू कश्मीर के मसले के जिक्र पर 29 नवंबर को भारत ने कहा कि हम कश्मीर के मसले को सिरे से खारिज करते हैं और मीटिंग में रखे गए तथ्य गलत, भ्रामक और अनुचित थे। हमने हमेशा से यह उम्मीद की है कि इस्लामिक सहयोग संगठन का भारत के आंतरिक मसलों को लेकर कोई स्टैंड नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर का मसला भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह निराशा भरा है जिस तरह से OIC अभी भी ऐसे देश के बहकावे में आकर भारत विरोधी प्रचार में शामिल हो रहा है जिसका धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर एक घृणित रिकॉर्ड है। भारत ने OIC को भविष्य में ऐसे मसलों से बचने की सलाह दी है। OIC की विदेश मंत्रियों की परिषद
के 47वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की नीतियों का जिक्र किया गया था। गौरतलब है कि नाइजर की राजधानी नियामी में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को शुरू हुई। OIC में 57 इस्लामिक देश शामिल है, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर मसले को लेकर मीटिंग बुलाने की मांग करता रहा है। हालांकि कश्मीर OIC के CFM के एजेंडे में शामिल नहीं था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जिद के कारण इसमें महज शामिल किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि कश्मीर विवाद पर OIC का रुख हमेशा से ही रहा है कि इसका शांतिपूर्ण समाधान संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि OIC के प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र रस्म अदायगी भर है और ये भारत के लिए हैरान करने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भारी दबाव के बावजूद इस बैठक में कश्मीर को एक अलग एजेंडे के तौर पर शामिल नहीं किया गया। OIC में सऊदी अरब और UAE का दबदबा है। पाकिस्तान के इन दोनों देशों से रिश्ते खराब चल रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान उसके कर्जों का भुगतान जल्दी करे, खास करके तब से जब पाकिस्तानी PM इमरान खान ने OIC के समानांतर तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की।